बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 47 चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जी, तो हम इसको देखते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी possessed by a body during the rotational motion of that body is called rotational kinetic energy। क्या मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो रोटेट कर रहा है, यानी आप साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करें और टायर को घुमाएं, तो उस टाइम सिर्फ वो रोटेट कर रहा है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा। तो उसके पास जो एनर्जी है वो सिर्फ किस फॉर्म में है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर आप टायर को नीचे करके स्टैंड पे खड़ा करें और पैडल घुमाएं, तो अब दोनों उसके पास एनर्जीज हैं। ट्रांसलेशनल भी, क्योंकि जो साइकिल है वो एक जगह पे था, बाद में दूसरी जगह पे चला गया, और दूसरा टायर घूम भी रहा है। जब टायर घूम रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है उसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 I ओमेगा का स्केल। I रोटेशनल इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डिपेंड करता है कि रोटेशन वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है और रोटेशन कहां से हो रही है, उसका जो रोटेशन पॉइंट है वो कौन सा है। वो ऑब्जेक्ट को आप एज अ स्फीयर ले रहे हैं या एज अ पॉइंट ले रहे हैं, या आई की वैल्यू आएगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है। एम की जगह आप आई लेते हैं, वी की जगह ओमेगा। तो ट्रांसलेशनल मीन जैसे आप डब्बे को ड्रैग करके ले जाए ना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर टाइम जो है ना वो घूम भी रहा है और साथ साथ सफर भी तय कर रहा है, तो उसके बाद ट्रांसलेशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी। तो अब हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। उसके लिए उसने कहा कि आप सिंपल ये केस लें, ये एक बॉल ले लें स्फीयर नुमा, उसके अंदर जो है ना होल करके एक कोई भी वायर उसके अंदर ऐसे रख लें ताकि इसको आप घुमा सकें। ठीक है, यानी ऐसे लेके ना एक बॉल ली, उसके अंदर ऐसे उसको घुमाएं। ठीक है, अब वो जो घूमेगा, अब आप ये करेंगे जो आपके पास वो पूरी स्फीयर ली है आपने, उसके छोटे छोटे पोर्शन कर लें। ये एक रिजिड बॉडी है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो सपोज कर लें कि आपके पास एक उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें से एक पार्टिकल है, उसका मैस है m1 और उसका सेंटर से जो फासला है वो होगा r1। देखें ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए I की जरूरत है। और I कैसे मेजर करते हैं? हर पार्टिकल का रोटेशनल इनर्शिया और ओमेगा। ओमेगा तो सेम होगा क्योंकि एक ही वे से ये रोटेट कर रही है। तमाम पार्टिकल जब एक वे से रोटेट करेंगे तो ओमेगा उनका क्या निकलेगा? डेल्टा थीटा और डेल्टा टी सेम होगा। तो ये इस वे से रोटेशन इसकी हो रही है। तमाम पार्टिकल रोटेट करेंगे, कोई पार्टिकल इस पॉइंट के करीब होगा, कोई दूर होगा, तो उसका मैस भी डिफरेंट होगा। तो बाकी मेथड वही यूज करेंगे जो हमने रोटेशनल इनर्शिया के अंदर किया था। बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ मैसेज m1 m2 m3, और उनका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो r1 r2 और r3 हो सकता है, जैसे ये फिगर में नजर आ रहा है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया जी। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की क्या होगी? सपोज कर लेंगे हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है, तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक, तीन चीजें चाहिए, मैस r और ओमेगा। इस पार्टिकल का मैस है m1, इसका यहां से डिस्टेंस क्या होगा? r1, और इसका ओमेगा क्या होगा? ये ओमेगा सबके लिए सेम है, तो उसके लिए हम ओमेगा ही लिखेंगे। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m1 v1 का स्क्वायर। v को आप r और ओमेगा में ले जाएं, क्योंकि r और ओमेगा यहाँ पे हम इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं और इसको दूसरे फॉर्मेट में ले गए तो v आ जाएगा r और ओमेगा के, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मेजर करनी है। ये देखिए फर्स्ट के लिए r1 ओमेगा का स्क्वायर और m1। इसके साथ 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक वे से रोटेट कर रही हैं, उनका डेल्टा थीटा और डेल्टा टी क्या निकलेगा? सेम, यानी उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या सबकी सेम है। दूसरे के लिए क्या बनेगा? m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। तो तमाम अगर पार्टिकल्स को मैं ऐड करूं तो पूरी वो बॉडी जो हमने स्फीयर नुमा ली हुई है, ये पूरी की पूरी बॉडी जो है ना, इसका आप काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड अप टू n, जितने भी होंगे उसके अंदर जी। 1/2 भी कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है। ये m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर mn rn का स्क्वायर, ये मुझे हमें क्या देगा? टोटल रोटेशनल इनर्शिया। ये हम ऑलरेडी भी ये कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला क्या बन गया? 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, I ओमेगा का स्क्वायर। If spinning and rolling bodies are present in a system, then rotational kinetic energy must be included as a part of total kinetic energy। अगर कोई चीज स्पिन कर रही है अपने ही एक्सिस के गिर्द, जैसे जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमे तो दिन और रात बनते हैं, या फिर
वो रोल कर रही है, यानी साथ साथ अपना फासला भी तय कर रही है, जैसे कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, तो फिर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करेंगे। तो ये बात भी आपको समझ आ जानी चाहिए। टायर वाली एग्जांपल से भी मैंने भी आपको बताया था कि अगर टायर को एक जगह घुमा रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर टायर जो है वो साइकिल जो है ना वो फासला भी तय कर रहा है तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और साथ टायर घूम भी रहा है तो उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये उसका फार्मूला है 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। डिस्क और हुप, इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने पहले इनका जनरल फार्मूला मेजर करना है, बहुत आसान है। हुप और डिस्क में फर्क क्या, दो प्लेट्स ले ले, दोनों सर्कल नुमा है, एक अंदर से भरी हुई है, जो अंदर से भरी हुई है वो आपके लिए डिस्क है, और जो अंदर से खाली हो जैसे रिंग है उसको आप हुप का नाम देंगे। तो रोटेशन मैंने आपको बताया था कि रोटेशन जो है वो सिर्फ मैस पे और साइज पे डिपेंड नहीं करती। तीसरी चीज क्या थी, मैस की डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप हुप ले लें जो अंदर से खाली है, उसका सारा मैस जो है ना वो रिम पे है, बाहर है, जैसे रिंग है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। आपने ये एमसीक्यू में भी याद रखना, जो हुप होती है उसका जो रोटेशनल इनर्शिया होता है उसका फार्मूला होता है mr स्क्वायर, सिंपल। तो इस I की जगह पुट करें mr का स्क्वायर, r स्क्वायर और ओमेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा v का स्क्वायर, क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा होता है, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा v स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला v की फॉर्म में क्या बन जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। लेकिन जो डिस्क है उसमें I का फार्मूला चेंज हो जाता है, डिस्क में I का फार्मूला होता है 1/2 mr स्क्वायर, ये याद रखना है। स्फीयर के लिए क्या होता है 2/5 mr का स्क्वायर। डिस्क के लिए कितना होगा, डिस्क कौन सी चीज है, वो प्लेट जो अंदर से भरी हुई है 1/2 mr स्क्वायर, और अगर जो अंदर से खाली होगी उसके लिए क्या होगा mr स्क्वायर। देखें हालांकि शेप देखें तो दोनों की सेम है, मैस भी सेम होगा, अगर आर भी सेम नहीं, लेकिन मैस की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। जब मैस की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है तो रोटेशन भी डिफरेंट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो सिंपल आई की वैल्यू आपने पुट करनी है, इसके लिए mr स्क्वायर, इसके लिए 1/2 mr स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू r ओमेगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर डिस्क और ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर हुप। अब वो कहता है कि इन दोनों कहानी के हिसाब से ये याद रखने हैं, इसकी कितनी है 1/2 mv स्क्वायर, इसकी कितनी है 1/4 mv स्क्वायर। वो कहता है कि अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका जमीन से जो फासला है वो है हाइट h, लेकिन ये वाला डिस्टेंस तय करेंगे वो। दो मैंने चीजें ले ली, एक डिस्क ले ली, एक हुप। ये देखें ये हुप है, अंदर से खाली है, और ये डिस्क है जो अंदर से भरी हुई है। दोनों को सेम हाइट से हम यहां से छोड़ेंगे तो पहले कौन नीचे पहुंचेगा, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि फिजिकली हम बता देंगे ये पहुंचेगा और ये बाद में पहुंचेगा। हम इसकी वेलोसिटी मेजर करते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो वो कैसे मेजर की जाएगी, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पुट करेंगे। जब ये दोनों यहाँ रेस्ट में, इनको अभी हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मौजूद है, इनके पास जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ना मेरे हाथ में, क्योंकि मैंने वर्क करवाया, उसके बाद टोटल है पोटेंशियल 10, छोड़ दिया नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो दो काम कर रहा है, एक तो अपना फासला तय कर रहा है ऐसे, और दूसरा साथ रोटेट भी कर रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है। तो इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ट्रांसलेशनल भी होगी। यहां पे कौन सी है इसके पास टोटल, सिर्फ पोटेंशियल। तो ये देखें, अगर मैं हुप की बात करूं इस रिंग की, ये यहां मौजूद है, इसके बाद टोटल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल। जब यहां से छोड़ा तो ये देखिए घूमता भी आ रहा है और साथ साथ नीचे भी आ रहा है, तो इसके अंदर दोनों एनर्जीज होंगी काइनेटिक, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। तो हुप के लिए रोटेशनल क्या होती है, अभी आपने मेजर की है, ये देखिए 1/2 mv स्क्वायर, और काइनेटिक भी क्या होगी 1/2 mv स्क्वायर। आधा और आधा कितना हो जाता है, एक, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर। इस m से ये वाला m कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल्स टू gh। तो v फॉर हुप क्या हो जाएगा, u सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे छोटा करके, ये आ जाएगा √gh। ठीक हो गया। अब डिस्क की बात करते हैं, डिस्क को भी यहां से हम छोड़ते हैं क्योंकि दोनों एक ही जगह से छोड़े गए। इसके बाद भी इस टाइम क्योंकि ये हाइट पे है, इसके बाद टोटल एनर्जी दोनों एक ही हाइट पे हैं, तो टोटल एनर्जी कौन सी होगी अभी, पोटेंशियल। छोड़ा तो ये भी देखें नीचे आ रहा है, तो इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में। लेकिन इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो अभी हमने कितनी निकाली थी,
1/4 mv², तो यहाँ 1/4, ये गलती नहीं कर रही आप लोगों ने। और ट्रांसलेशनल दोनों की सेम होती है, वो 1/2 mv², हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो 1/4 प्लस 1/2, तो ये कितना बन जाता है 3/4v का स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो v² आ जाएगा 4/3gh। तो v फॉर डिस्क कितना बन जाएगा 4/3gh। अब मैथमेटिकली बताएं इन दोनों में से बड़ी इक्वेशन कौन, बड़ी वैल्यू किसकी है? 4/3 का आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा, बाकी चीजें तो सेम है इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि v डिस्क की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू v हूप, इसलिए ये पहले पहुंचेगी, ये बाद में। दोनों एक ही हाइट पे हैं, एक वे से इनको छोड़ा गया है, ये पहले पहुंचेगी, ये कम, क्योंकि इसकी v ज्यादा है, इसकी v कम है। हालांकि दोनों का ये देखिए रिंग भी दोनों का सेम बनाना है, रेडियस भी दोनों का सेम है, मैस भी दोनों का सेम है, लेकिन मैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से रोटेशन में फर्क आया। और इन दोनों केसेस से क्या पता चला, डिस्क पहले पहुंचेगी, हुप बाद में। रिजल्ट क्या निकला, v डिस्क इज ग्रेटर देन v हुप। ये मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, v फॉर डिस्क इज ग्रेटर देन v फॉर हुप, ठीक है। v डिस्क इज ग्रेटर देन v हुप, तो ये मैंने प्रूव करना था। तो उम्मीद है ये, इसकी अगर मैं समरी आपको एक लाइन में बता दूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला शुरू में मैंने आपको जब टेबल बताई थी तो उसमें भी ये फार्मूला बताया था। रिजिड बॉडी ले ली, तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा किया, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा आई, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने निकाल लिया। फिर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मेजर करेंगे हुप की और फिर डिस्क की, फिर ये कंडीशन लेंगे कि अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा निकलेगी, डिस्क की। आपने प्रूव भी कर दिया। तो बड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इनके फार्मूले याद हो, रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू इन दोनों की याद हो, ये भी बताया जा सकता है कि कंडीशन सेम हो तो v किसका ज्यादा होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।